हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महीने के जो विषय क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के बारे में। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं उसके आंसर पूरे एक्सप्लेन के साथ। चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको असाइनमेंट से संबंधित सभी जानकारी मिल सके और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। ठीक, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर। पहला प्रश्न है आपके पास, मेडलिफ की आवर्त सारणी एवं मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करना कोई 5। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं मेडलिफ की आवर्त सारणी और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। तो मेडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु भार था, जबकि मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। दूसरा पॉइंट है आपके पास, मेडलिफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मोसले के आधुनिक आवर्तन नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मेडलिफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं, जबकि मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। नेक्स्ट है कि मेडलिफ के अनुसार तत्वों के परमाणु भार के आरोही क्रम को रखने पर समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों वाले एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः आ जाते हैं, फिर से रिपीट हो जाते हैं, जबकि मोसले के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के अवरोही क्रम में रखने पर समान गुणधर्मों वाले एक वर्ग में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, मेडलिफ के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद इसके गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है, जबकि मोसले के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी का संकरण एक सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी से कराया जाता है। तो यहाँ पास प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त होने वाले पौधे के पुष्प का रंग बताना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त सफ़ेद पूर्ण पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत बताना है। द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त जीनोटाइप पौधे का अनुपात दर्शाना है। तो पहले का आंसर देखते हैं, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे के पुष्प नीले रंग के होंगे। इन्हें दर्शाना कैसे है, इस प्रकार से आप ये डायग्राम देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, अच्छे से देख लीजिए और उसको बनाना है। ठीक है, चलिए ये प्रथम पीढ़ी F1 का है। दूसरा देखते हैं, प्रथम पीढ़ी स्वपरागण से द्वितीय पीढ़ी बनी हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। सेकंड में देखिए, सेकंड का ये जो डायग्राम बना हुआ है बीबी और बीबी, ये दो जो पुष्प बने हुए हैं, तो आप यहाँ पास देख लीजिए द्वितीय पीढ़ी में यहाँ पास बीबी मिलकर एक नीला बन रहा है पुष्प, और यहाँ पास भी एक नीले रंग का ही पुष्प बनेगा और यहाँ पास भी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नीले और एक सफ़ेद पुष्प प्राप्त होगा। तो इसमें परसेंटेज निकालना था, तो द्वितीय पीढ़ी में 3 नीले पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प वाले पौधे होंगे। सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत हम बता सकते हैं, यहाँ पास कितना होगा, सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 1 हैं और बट्टे कुल पौधे द्वितीय पीढ़ी के लिए तो 100 से आप गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 1/4 गुणे इसका 100% निकाल दीजिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 25% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी में जीनोटाइप पौधे का अनुपात बताना था अपने को। तो जीनोटाइप द्वितीय पौधे पीढ़ी में और फिनोटाइप द्वितीय पीढ़ी में, तो इसके लिए हम बता सकते हैं यहाँ पास जो इसके अनुसार अनुपात कितना होगा, 1:2:1। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 होता है और फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 दिया गया है, 15 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15
के तत्व हैं और इसमें बताना है दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा। तो ये आपके पास परमाणु संख्या 7 के लिए हम 2 और 5 लिख सकते हैं और फास्फोरस के लिए 2, 8, 5 लिख सकते हैं। और जैसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है तो इसके अनुसार नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती है। और हमें पता है कि ये नाइट्रोजन जो है ये कौन से समूह का तत्व है, 15वें समूह का। ठीक है, तो 15वें समूह में जो यहाँ देखिए इसका क्रम बता देता हूँ, ये नाइट्रोजन है, फिर इसके बाद फास्फोरस आता है, फिर इसके बाद आर्सेनिक आएगा, फिर इसके बाद आप और नीचे भी बता सकते हैं एंटीमनी होता है जिसका सिंबल SB होगा और उसके नीचे बिस्मथ का होगा। ठीक है, इसके नीचे ही होगा। तो इस प्रकार से जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन करना है जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता हो। तो वह कौन सा ऊर्जा हो सकता है और कौन सी ऐसी डिवाइस हो सकती है, वो है सौर पैनल यानी सोलर पैनल। एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ये प्लेट दिया गया है और जब सनलाइट इस पर आपतित होता है तो वहाँ से ये क्या होता है, धीरे धीरे इसके अंदर जो बैटरी होती है तो वो अट्रैक्ट होकर क्या करती है, इसको विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, इसका कार्य देखते हैं यहाँ पास। सोलर सेल सिलिकॉन तथा गैलियम जैसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेष अपद्रव्य मिलाने से इनकी विद्युत चालकता बहुत बढ़ जाती है। इन पर प्रकाश पड़ने पर इनका ताप बढ़ता है और जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। सोलर सेल में अपद्रव्य मिश्रित अर्धचालक पदार्थ की परतें इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक के 2 भाग का जो विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं 2 भागों में और 4 वर्ग सेंटी आकार के किसी सोलर सेल द्वारा 60 मिली एम्पियर की धारा लगभग उत्पन्न होती है, 0.5 वोल्ट पर उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। स्टूडेंट्स, यदि आप, मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 5वें का आंसर है, आनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार से मदद कर सकता है। पहला है, अच्छे बीजों का चुनाव करना चाहिए और दूसरा, उत्तम प्रजाति के बीजों का चयन करना चाहिए और तीसरा, कई पीढ़ियों तक उत्पादन करने पर हर पीढ़ी में हमें शुद्ध और संकर पौधों की संख्या एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होती है जिसमें शुद्ध पौधों का चयन करते जाना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। उस टॉपिक का अलग से आपको हम वीडियो बनाकर देंगे, हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।